Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 5 for the course of Reinforced Concrete Design 2. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 5 and week number 5. So these are your reference text books for this course. इन books के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ reinforced concrete structure से relevant कोई और book available है तो उसको भी आप use कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about torsion in beams, how torsion behave in beams. Basically जो structures हैं हमारे exist करते हैं उन structures के अंदर torsion जो है वो किस तरह से एक important role play करता है. नॉर्मली हम बीम्स के अंदर दो किस्म की reinforcements प्रोवाइड करते हैं एज अ मेन reinforcement, एज अ टेंशन reinforcement एंड compression reinforcement, जो कि मेन बाज होती हैं. उसी तरह से जब shear की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो shear के हवाले से हम स्टीरअप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिसको हम सेकेंडरी reinforcement या जो है वो shear reinforcement कहते हैं. तो उसी बीम के सेक्शन में अगर आपका टॉर्जन का इफेक्ट आ जाता है तो टॉर्जन को आप किस तरह से रेजिस्ट करते हैं या टॉर्जनल फोर्सेस को आप किस तरह से काउंटरैक्ट कराते हैं, उस तरह से उसको जो है वो हमने डिस्कस करना है. और उसके लिए जो रीइंफोर्समेंट्स क्राइटेरियाज हैं उनको हमने डिस्कस करना है कि हम कैसे प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स के अंदर. So torsion design basically before 1995 the torsion was designed together with shear कि उसकी हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी. हम shear के साथ साथ थोड़ी सी reinforcement बढ़ा देते थे या shear की reinforcement के साथ ही torsion को ट्रीट कर रहे होते थे. लेकिन 1995 के बाद हमें पता चला कि जो फ्लैक्चर है वो अलग है, shear जो है वो अलग है और टॉर्जन जो है वो एक थर्ड चैप्टर है जिसको हमने कंसीडर करना है. और जो हमारे ट्रांसवर्स स्टील या फोर्सेस जो मेंबर एक्ट कर रहे होते हैं, जो ट्विस्टिंग फोर्स है उसको टॉर्जन की वजह से जो shear या shear की वजह से जो टॉर्जन जनरेट हो रहा है उसको हमने अपने एक स्टाइल के अंदर ट्रीट करना है और उसको काउंटरैक्ट कराना है. सो कंपैरेटिव एंड shear strengths basically these are the properties for shear design. Full shear strength of concrete is considered while no shear strength was considered in the case of torsion design. कि जब torsion का आता है तो shear strength concrete की तो हम shear के लिए consider करते हैं, लेकिन torsion जो है वो एक separate role play करता है. उसके लिए हम क्या जो है वो कंसीडर करते हैं या प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं. नॉर्मली कंपैरेटिव स्ट्रेंथ जो है वो इनडायरेक्टली यूज होती है जो हम कंप्रेशन के अंदर या डायगोनल स्ट्रेसेस जो है स्पेस स्ट्रेस एनालॉजी के अंदर जो हम ट्रीट करते हैं कंसीडर करते हैं वो इनडायरेक्टली तो रोल प्ले कर रही है समहाउ इन टॉर्जन के अंदर. लेकिन वहां पे सिर्फ कंक्रीट का रोल नहीं है, हमने स्टील या एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड करना है ताकि काउंटरैक्ट या एक प्रॉपर जो रेजिस्टेंस है वो मेंबर के अंदर डेवलप की जा सके. Torsional stresses may develop in the beam section when movement acts on that section parallel to its surface. कि जब आपका एक मेंबर है, मेंबर के एक डायमेंशंस हैं, उसके सरफेस के पैरेलल में कोई फोर्स या मूवमेंट एक्ट करता है तो उसकी वजह से एक ट्विस्टिंग फोर्स जनरेट होता है, जिन ट्विस्टिंग मूवमेंट्स को बेसिकली हम टॉर्शनल मूवमेंट्स या टॉर्शनल फोर्सेस कहते हैं. सो ये टॉर्शनल मूवमेंट्स जो हैं कॉज अ रोटेशन इन द स्ट्रक्चरल मेंबर एंड क्रैकिंग ऑन इट्स सरफेस यूजुअली इन अ शेप ऑफ स्पाइरल्स. कि जो अगर एक लकड़ी है उस लकड़ी को आप ट्विस्ट करना शुरू करो एक एंड से पकड़ के दूसरे एंड तक तो एक स्पाइरल फॉर्म के अंदर क्रैक्स अपीयर होती हैं जिन जो कि बेसिकली shear या टॉर्शनल स्ट्रेसेस या टॉर्शनल मूवमेंट्स की वजह से जनरेट होती हैं. So if external load act far away from a vertical plane of bending, the beam is subjected to twisting about its longitudinal axis known as torsion in addition to the shearing force and bending movement. कि फॉर एग्जाम्पल एक बीम है और दूसरे कॉलम के साथ या जो है कैंटिलीवर बीम है लेट्स सपोज, तो कैंटिलीवर के एक एंड जो एंड है उसके ऊपर आपका लोड अप्लाई हो रहा है और वो हायर क्वांटिटी के अंदर लोड अप्लाई हो रहा है, तो बीम जो है या जो आपका कैंटिलीवर है बेसिकली वो आपकी एक डिफ्लेक्शन या एक जो है मोमेंट को फेस करता है. और उस कैंटिलीवर का जो एंड कनेक्टेड है दूसरे मेन बीम के साथ या कॉलम के साथ तो वो मेंबर जो है बेसिकली ट्विस्टिंग फोर्स को जनरेट करता है या ट्विस्टिंग फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई होती हैं. तो बेसिकली दैट थिंग इज नोन एज अ टॉर्शनल फोर्स जिसको हम ट्विस्टिंग या टॉर्शनल फोर्स कंसीडर करते हैं. तो इन आरसी स्ट्रक्चर्स जो हमारे आरसी स्ट्रक्चर्स हैं, those members which are subjected to torsional movements when they are curved in plane, cantilever slabs हैं या supports हैं या beams हैं, spandrel beams हैं या end beams के अंदर और spiral stairways के अंदर. ये आपके मोस्टली चार जो मेन मेंबर्स हैं जिनके अंदर टॉर्शनल स्ट्रेसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एक आपके कर्व मेंबर्स हैं,
कर्व्ड बीम्स जो हैं आपके अगर प्रोवाइडेड हैं तो उस केस के अंदर जो कर्व है, सेंटर ऑफ द कर्व है, वहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई होता है तो जो उसके एंड्स हैं वहाँ पे एक ट्विस्टिंग जनरेट होने के चांसेस हैं। कैंटिलीवर स्लैब्स हैं, स्पैंड्रल बीम्स हैं और स्पाइरल स्टेयरवेज हैं, इनके अंदर मोस्टली जो है वो टॉर्जनल स्ट्रेसेस वगैरह जनरेट होती हैं। अब यहाँ पे आप मेंबर्स वगैरह देख सकते हैं कि जो स्पाइनरल बीम्स हैं, एंड बीम्स वगैरह, जब आपके फोर्सेस दूसरे एंड के ऊपर अप्लाई होते हैं तो इन मेंबर्स के अंदर जो है वो ट्विस्टिंग जनरेट हो सकती है। कैंटिलीवर स्लैब्स हैं, यहाँ पे दूसरा फिगर भी है, बेसिकली इसके कैंटिलीवर जो एंड है इसके ऊपर अगर फोर्स आपका हायर क्वांटिटी में अप्लाई हो रहा है तो पीछे जो मेन बीम जिसके साथ ये कनेक्टेड है मेंबर, वहाँ पे उसके अंदर ट्विस्टिंग जनरेट हो सकती है। तो कर्व्ड बीम्स के अंदर हैं और पॉसिबली जो है वो स्पाइरल स्टेयरवेज वगैरह के अंदर भी आपके, सर्कुलर बीम्स वगैरह के अंदर भी आपके जो है वो टॉर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो शियर स्ट्रेसेस, टॉर्जन जो है बेसिकली जो है वो शियर स्ट्रेसेस की वजह से इमर्ज होता है। सो शियर स्ट्रेसेस ड्यू टू टॉर्जन क्रिएट डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेसेस दैट प्रोड्यूस डायगोनल क्रैकिंग, के शियर स्ट्रेसेस की वजह से जब फार अवे सरफेस एक पैरेलल टू द सरफेस फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी मेंबर के अंदर, तो वहां पे मेंबर के अंदर ट्विस्टिंग फोर्स जनरेट हो सकता है, जिसको हम बेसिकली टॉर्जनल फोर्सेस के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। If the member is not adequately reinforced for torsion, a sudden brittle failure can appear, कि एक लकड़ी है उसके ऊपर आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करो लेकिन उस लकड़ी को मशीन में डाल के ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई करो तो बहुत कम फोर्स के अंदर लकड़ी जो है वो अचानक से एक बर्स्ट फेल्यूर के साथ फेल हो जाएगी। So since shear and movement usually develop simultaneously with the torsion, कि torsion अगर emerge होता है तो movement और shear भी उसके साथ ही generate होते हैं। However, variable cracking and inelastic behavior of concrete and the intricate state of stress created by the interaction of shear, movement and torsion may make an exact analysis unfeasible, कि आपके जो accurate analysis है वो हम shear के लिए जो है वो हमेशा 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो कभी भी जिस जो कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं उसी तरह से एक्चुअली बिहेव नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे हमारी एक जो है हम अपने एक अप्रोच के हिसाब से एक डिज़ाइन प्रपोज करते हैं कि कम से कम इतना जो है अगर शियर या फोर्स या आपका टॉर्जन जो है वो इमर्ज हो रहा है तो हमारा मेंबर जो है वो उन फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। सो करंटली वी आर ट्रीटिंग फ्लेक्चर, शेयर एंड टॉर्जन सेपरेटली, और हर मेंबर के लिए हमने सेपरेट जो है वो रीइंफोर्समेंट वगैरह डिसाइड करनी है और डिजाइन करनी है। अब उसके लिए लेट सपोज हम एक टॉर्क फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सर्कुलर बीम के अंदर, और जो है एक इंटेंसिटीज या एक इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल के अंदर किस तरह से वेरिएशंस आती हैं। हम लेट सपोज एक पेन जो है वो प्लास्टिक का कोई मटेरियल, या आप एक वायर उठा लो उसके ऊपर एक जो पॉइंट कोई लाइन एक मार्क कर दो और उसके ऊपर आप एक ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई करो तो वो जो लाइन है वो स्विच कर जाती है, मूव कर जाती है अदर एंड के ऊपर। तो इस तरह से पॉइंट ए ओ डैश एंड ओ बी विल बी डिस्टॉर्टेड टू अ न्यू शेप, जो कि आपने ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद जो नई शेप बनती है उस हिसाब से डायमेंशंस आपके मूव हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर अज्यूमिंग दैट ऑल लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स हैव सेम स्ट्रेस, द शियर स्ट्रेन कैन बी क्रिएटेड या कैन बी कंप्यूटेड बाय आर delta over L. L basically is the radius, delta is the angle of interaction, जो आपकी एंगल हुई है, जो आपकी ट्विस्टिंग एंगल है बेसिकली, और ओवरऑल डिवाइडेड बाय लेंथ आपको एक स्ट्रेन वेरिएशन वगैरह मिल जाती है। ये आपके पास वही एग्जांपल है कि हमने एक वायर के ऊपर एक लाइन मार्क कर ली और उसको ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई किया, एक टॉर्क फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल डायमेंशन थे उसमें एलिमेंट के वो स्विच हो जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इसी तरह से जो एक सर्कुलर मेंबर की बजाय अगर आप रेक्टेंगुलर मेंबर उठाते हो तो रेक्टेंगुलर मेंबर को अगर आप ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेस इन नॉन सर्कुलर मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल लोडिंग इज नॉट एज सिंपल एज दैट ऑफ सर्कुलर सेक्शंस, कि जो रेक्टेंगुलर मेंबर्स हैं या जो स्क्वायर मेंबर्स हैं, नॉन सर्कुलर मेंबर्स हैं, उनकी जो एक ओवरऑल स्ट्रेस वेरिएशन है वो डिफरेंट होती है कंपेयर टू सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर का ओवरऑल जो क्रॉस सेक्शन है वो सिमिलर होता है। However, उसके अंदर हमारे पास जो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर करके जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस हैं वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि अप्लाई टॉर्क ओवर ए इनटू एक्स स्क्वायर ओवर वाई, एक्स एंड वाई बेसिकली आर शॉर्ट एंड लॉन्ग साइड एंड ए बेसिकली इज द कोफिशिएंट दैट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ वाई ओवर एक्स, के जो आपका ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है, जो एक्स साइड है वाई साइड है, जो एक एल ओवर डी हम कंसीडर करते हैं या एल और एच सॉरी आप बी और एच कंसीडर करते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल मेंबर्स डायमेंशंस होती हैं तो उनके रेशियो के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, और हम डिफरेंट टेबल्स वगैरह से डिफरेंट कोफिशिएंट्स वगैरह भी कंसीडर कर रहे होते हैं, जिससे हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है।
अगर हम रेक्टेंगुलर मेंबर की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपने टॉर्क फोर्स अप्लाई किया तो दोनों डायमेंशंस के अंदर वेरिएशन आती हैं। सो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेक्टेंगुलर सेक्शंस ड्यू टू प्योर टेंशन, जैसे आप अल्फा कोफिशिएंट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हो। अगर y और ओवर x जो रेशो है वो 1 है, अगर दोनों डायमेंशन सेम है तो अल्फा जो है वो 0.28 माना जाएगा। अगर रेशो आपका जैसे ही इंक्रीज होता जाता है उसी हिसाब से अल्फा की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। अब शेयर का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि व्हेन पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, या कोई भी दो पैरेलल फोर्सेस हैं, जैसे आप किताब के दोनों एंड्स के ऊपर पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करते हो और टॉर्जन जो है वो एक टॉर्क फोर्स है, अगर दोनों को कंबाइन में ट्रीट किया जाए तो आपके मेंबर्स के अंदर जो वेरिएशन आती हैं वो हम फिगर को देखते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टॉप मेंबर है बेसिकली उसके अंदर एक टॉर्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है और साथ ही में दूसरा मेंबर है जिसके ऊपर शेयर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर हम कंबाइन कर दें दोनों मेंबर्स को तो कंबाइंड बिहेवियर के अंदर जो आपका मेंबर है वो इंटरनली शेयर और कंप्रेशन दोनों को फेस कर रहा होता है, या आउटर साइड के ऊपर जो है वो आपका टॉर्जन और कंप्रेशन या एक कम्युलेटिव जो फोर्सेस है वो एक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम हॉलो सेक्शंस की बात करें तो हॉलो सेक्शंस के अंदर भी सिमिलर बिहेवियर ही होता है तकरीबन। जो आपके V1 माइनस V3, V1 बेसिकली इज अ शेयर और V3 जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि आपके डायमेंशंस वगैरह से जनरेट होता है। तो ये हमारे पास एक कंबाइंड बिहेवियर है जिसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, और ओवरऑल जो हम शेयर और कंबाइन को अगर कंसीडर करते हैं एज अ कंबाइंड कंसीडर करते हैं शेयर और टॉर्शन को, तो यहाँ पे हमारे पास जो बिहेवियर है वो दोनों फोर्सेस का डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से हम इंडिपेंडेंटली दोनों फोर्सेस को अलग अलग कंसीडर करते हैं, दोनों स्ट्रेसेस को अलग अलग ही डिज़ाइन करते हैं। फ्लेक्चर के हिसाब से हम बीम्स को सेपरेटली डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद सेकेंडली हम जो है अपना शेयर को अलग से डिज़ाइन करते हैं, और टॉर्जन है थर्ड। आज हमने टॉर्जन को डिस्कस करना है। अगर हम कंबाइंड स्ट्रेसेस करते हैं तो हमारे पास मसला जो है ओवरऑल सॉल्व नहीं होता और जो है हमने इंडिपेंडेंटली लेके चलना होता है। उसके बाद हमारे पास टॉर्शनल थ्योरीज हैं जिसके अंदर सेवरल थ्योरीज हैं, लेकिन दो थ्योरीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, स्क्यू बेंडिंग थ्योरी एंड स्पेस टॉस एनालॉजी। स्क्यू बेंडिंग थ्योरी बेसिकली वाज द कांसेप्ट व्हिच वाज डेवलप्ड और इनिशिएटेड बाय लेजिक in 1959 and was further developed by Goody and Helmy, Collins et al in 1968 and Below et al 1975. Concept was applied to RC members subjected to torsion and bending, के जो members हैं वो torsion और bending को apply करके ये concept जो है वो drive किया गया था, जिसके अंदर skew bending theory का एक concept है। skew bending theory basically क्या कहती है इसको हम आगे discuss करते हैं। So further, the expressions for evaluating the torsional capacity of rectangular sections were presented by Su in 1969, कि जो आपकी 1968 sorry, and was further adopted by ACI code in 1971। ये different जो है 1959 में ये प्रपोज किया गया आइडिया, उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च जो है वो चलती रही है, 1971 तक जो है कोड्स वगैरह के अंदर इसको ऐड किया गया। उसके बाद जो है 1976 के अंदर इसके मजीद जो है वो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फार्मूलाज और इक्वेशंस वगैरह भी प्रपोज की गई। सो स्क्यू बेंडिंग थ्योरी क्या कहती है? द बेसिक अप्रोच ऑफ स्क्यू बेंडिंग थ्योरी एज प्रेजेंटेड बाय सू इज दैट द फेल्यूर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इन टॉर्जन occurs by bending about an axis parallel to the wider face of section Y and inclined at about 45 degrees to the longitudinal axis of the member। जैसे हमने नॉर्मली शेयर को स्टडी जब हम करते हैं तो शेयर के अंदर हमारा आइडिया क्या होता है कि जो स्ट्रेसेस हैं वो 45 डिग्रीज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो शेयर की वजह से ही टॉर्जन भी इरप्ट होता है समटाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो साइड्स हैं, एक हमारे पास x है, दूसरी y है, क्रॉस सेक्शन जिसको आप b और ओवरऑल h से रिप्रेजेंट कराते हो। तो ये हमारे पास दोनों डायमेंशंस हैं। स्क्यू बेंडिंग थ्योरी क्या कहती है कि जो x साइड है, जो आपकी ब्रेथ है बेसिकली मेंबर की, उस ब्रेथ की साइड के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो मेंबर को दो हिस्सों के अंदर, और जैसे ही आपका एक फेस नजर आता है इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर, वहां पे 45 डिग्रीज के अंदर जो है दो मेंबर्स आपस में कंप्रेशन और टेंशन फोर्सेस को फेस करते हैं। यानी जो आपकी स्क्यू बेंडिंग थ्योरी है वो आपको बेसिकली ट्विस्टिंग फोर्स जब आप अप्लाई करते हो मेंबर के अंदर रेक्टेंगुलर सेक्शंस के अंदर, तो एक सरफेस जो है उसका एक डेप्थ वाइज सरफेस नहीं, उसका हाइट वाइज सरफेस ओवरऑल। तो जो आपके मेंबर्स हैं
वो मेंबर आपका 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि अबव जोन जो है वो कंप्रेशन जोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और बॉटम जोन जो है वो टेंशन जोन के अंदर जनरेट होता है। तो टेंशन जोन के अंदर जैसे ही स्ट्रेसेस इंक्रीज होती हैं, वहां पे 45 डिग्री के अंदर जो स्ट्रेसेस है वो बेसिकली आपके मेंबर को फेल करती हैं, और इन स्ट्रेसेस को बेसिकली हम स्क्यू बेंडिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं, जो कि हम 45 डिग्रीज के अंदर इन शॉर्टर डायरेक्शन, और जो है हमारा एक इंक्लाइंड सरफेस 45 डिग्रीज के ऊपर जो है वो फेल्यूर इरप्ट होता है ड्यू टू शियर स्ट्रेसेस। फर्दर उन्होंने जो अप्रोच एक टॉर्जनल की कैपेसिटी जो नॉमिनल टॉर्जनल के हिसाब से जो एवेल्युएट करने का फार्मूला दिया, दैट फार्मूला इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय 3 into फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एंड इट इज अज्यूम्ड दैट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इक्वल्स टू 500 fc dash in the case as approximately 7.500 lambda 100 fc dash adopted by ACI code for deflection calculation in the beams, कि जो आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसको आप एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाय 3, यानी कि यहां से आपको एक नॉमिनल टॉर्शन कैपेसिटी मिल जाती है उस सेक्शन की, यानी कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो आपने यूज करनी है उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ से आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालते हो कंक्रीट की, और उसको आपने यूटिलाइज करना होता है टू कैलकुलेट द नॉमिनल इंटेंसिटी ऑफ टॉर्जन फोर्स। उसके बाद मजीद हम इसके अंदर जो है आपके पास अगर जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसको आप यूज करते हो, तो टॉर्क रेजिस्टेड बाय कंक्रीट जो है प्योर कंक्रीट के सेक्शन से कितनी रेजिस्टेंस है वो हमारे पास फार्मूला अलग है, और स्टील कितना रेजिस्ट करता है टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट को या टॉर्जनल फोर्स को, टॉर्जनल स्टील कितना रीइंफोर्समेंट कितना रेजिस्ट करता है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। टोटल कम्युलेटिव नॉमिनल टॉर्जन जो है वो हमारी कंक्रीट और स्टील एज अ कम्युलेटिव जो है एज अ कंबाइन के तौर पे एज अ कंपोजिट मटेरियल बिहेव करके उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं। So second theory basically is space stress analogy. Space stress analogy was firstly initiated in 1929, और उसके ऊपर जो है मिचेल्स एंड कॉलिंस ने बड़ी रिसर्च की, और उन्होंने फर्दर जो है वो जो अपना रिसर्च इन्वेस्टिगेशन थी वो चलती रही 1983 के अंदर। सोलंकी प्रेजेंटेड अ सिंप्लीफाइड डिजाइन अप्रोच बेस्ड ऑन द थ्योरी प्रेजेंटेड बाय मिचेल एंड कॉलिंस। जो मिचेल एंड कॉलिंस ने थ्योरी दी थी उसको 1983 के अंदर मजीद मॉडिफाई किया था सोलंकी ने, और उसके अंदर से जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस वगैरह सजेस्ट किए गए, उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। So space stress analogy concept of space stress analogy is based on the assumption that the torsional capacity of a reinforced concrete section is derived from the reinforcement and the concrete surrounding the steel only. In this case, a thin walled section is assumed to act as a space truss. कि जो आपने reinforcement दी एज अ कंप्रेशन, एज अ टेंशन, एज अ स्टीरअप्स, उनका जो एक नेटवर्क बना हुआ होता है, जो फ्रेम बना हुआ है, उस फ्रेम के हर स्टील जो उसके अंदर फिल्ड है और जो सराउंडिंग में थोड़ा सा स्टील है, वो आपस में एक छोटा सा स्पेस ट्रस के तौर पे कंसीडर होगा, और जैसे ही वो स्टील मूव करता है वो अंदर से क्रैक्स वगैरह इमर्ज करवाता है। ये तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। सो जैसे ही आप एक छोटा सा स्पेस ट्रस के फॉर्म में अज्यूम करते हो कि जितना स्टील हमने प्रोवाइड किया है उसी स्टील के सराउंडिंग में जो कंक्रीट है, ये हमें एक छोटा सा मेंबर जो बच जाता है या छोटा सा एक हॉलो सेक्शन बच जाता है, उस सेक्शन को बेसिकली हम ट्रीट करते हैं द स्पेस ट्रस एनालॉजी। सिर्फ कंक्रीट और सराउंड जो स्टील उसके सराउंडिंग में जो छोटा सा कंक्रीट का लेयर है वो एक्ट करेगा एज अ स्पेस ट्रस। So the inclined spiral concrete strips between cracks resisted the concrete compressive forces, whereas the longitudinal bars at the corners and stirrups resist the tensile forces. कि जो छोटा सा आपने ट्रस बनाया, उस ट्रस में दो बार्स के दरमियान जो कंक्रीट है वो आपके कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करेगा, और बार्स इटसेल्फ जो है वो टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करेंगे। अब ये हमारा मेंबर है, इसके अंदर जो मेन इन्फोर्समेंट जो आपको एरोड्स नजर आ रहे हैं और जो अंदर आपके डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं स्ट्रेट, ये आपके स्टीरअप्स हैं और मेन बार्स हैं। इनके सराउंडिंग में जो थोड़ा सा कंक्रीट था एक लेयर में हमने कंसीडर किया। बार्स के दरमियान जो आपके स्टीरअप्स हैं, उन स्टीरअप्स के दरमियान जो कंक्रीट है दैट विल रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस, और बार्स इटसेल्फ जो है वो टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करेंगे जब आपका मेंबर जो है वो ट्विस्टिंग फोर्स को फेस करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो स्पेस ट्रस एनालॉजी थ्योरी कहलाती है। उसके बाद स्पेस ट्रस एनालॉजी के अंदर हम आइडियलाइज ट्विस्ट या एक टॉर्क वर्सेस ट्विस्टिंग एंगल जो है उसका एक रेशो कंसीडर करते हैं कि अगर आपका एंगल जो है वो बेसिकली बहुत ही छोटा स्मॉलर है तो उस केस के अंदर आपका मेंबर जो है वो इनिशियल क्रैकिंग वगैरह जनरेट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेंबर जो है वो क्रैकिंग को मजीद इंक्रीज करता जाता है। सो द बिहेवियर ऑफ आरसी मेंबर subjected to pure tension can be represented by idealized graph relating the torque versus the angle of twisting. एंगल ऑफ ट्विस्टिंग बेसिकली जो आप जब ट्विस्ट करते हो मेंबर को, कितने कर्व्स आपने ट्विस्ट किया,
कितनी ट्विस्टिंग जनरेट हुई, कितना ओरिजिनल लाइन जो एक बनाई थी हमने उससे कितनी लाइन वो स्विच कर गई अब एक न्यू पॉइंट के ऊपर, तो जो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग जनरेट हो रहा है उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ क्रैक्स और फेल्यूर अपीयर होंगे। अगर क्रैकिंग आपकी ट्विस्टिंग बिल्कुल हल्की सी है, मेंबर थोड़ा सा जो है वो डिफॉर्म हुआ है, तो उस केस के अंदर क्रैकिंग वगैरह हल्की फुल्की आ सकती हैं, लेकिन मेंबर उसको रेजिस्ट करेगा। अगर आप एक लकड़ी है हल्का फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेजिस्ट करेगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उसको घुमाते जाएंगे तो वो कंप्लीटली जो है आपका मेंबर जो है वो क्रैक्स वगैरह बढ़ते बढ़ते जो है एक मेंबर आपका फाइनली जो है वो फेल्यूर की तरफ जाएगा। सो स्पेस टेक्नोलॉजी की थ्योरी के बेस पे जो हमें टॉर्जनल नॉमिनल टॉर्जनल कैपेसिटी की जो इक्वेशन दी गई दैट इज 2 into AT into FY over S x1 into y1। AT बेसिकली क्या होता है? AT इज अ वन लेग स्टीरअप। जो आपकी स्टीरअप है बेसिकली वो एक लेग जो आपने प्रोवाइड की है, चारों साइड नहीं, सिर्फ एक लेग जो आपने प्रोवाइड की है, दैट दो दो स्टीरअप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस बेसिकली रेजिस्ट द कंपैरेटिव स्ट्रेसेस। क्योंकि जो टॉर्जन की वजह से दो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं कंपैरेटिव और टेंसाइल, तो टेंसाइल हमारा स्टील हैंडल करेगा, तो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस दैट कैन बी रेजिस्टेड बाय कंक्रीट बिटवीन दैट टू लेग्स, जो आपकी कंक्रीट की या स्टीरअप की जो लेग्स हैं। सो S is the spacing of the stirrups and x1 and y1 basically are the distances, जो कि आपके डिस्टेंस कौन से हैं? शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिस्टेंसेस, जो लॉन्ग साइड्स हैं दोनों, शॉर्ट एंड लॉन्ग साइड्स बेसिकली। फर्दर जो हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है वो हम किस तरह से निकालते हैं? P नॉट ओवर 2 इंटू एरिया नॉट इंटू स्ट्रेन ओवर 10 अल्फा प्लस PH इंटू स्ट्रेन 10 अल्फा ओवर P नॉट प्लस 2 इंटू स्ट्रेन D ओवर साइन अल्फा। ये तमाम डायमेंशंस के अंदर जो आपकी स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेन्स और स्ट्रेसेस हैं, उन्हीं को कंसीडर करके हम एक ट्विस्टिंग एंगल जो है उसको कैलकुलेट करते हैं मेंबर्स के अंदर। उसके बाद जो प्रीसीडिंग ट्विस्टिंग एक्सप्रेशन इन एनालॉगस टू द कर्वेचर एक्सप्रेशन, के कर्वेचर जो है वो ओवरऑल कितना डेवलप हुआ, दैट कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई जो है हमारे पास ओवरऑल कैलकुलेट हम करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ और स्टील की स्ट्रेंथ ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन को कंसीडर करते हुए। उसके बाद हमारे पास टॉर्शनल कैपेसिटी, जो अल्टीमेट टॉर्शनल कैपेसिटी है वो हम फाइंड आउट करते हैं 2 into A नॉट इंटू सम ऑफ एरिया ऑफ स्टील इंटू FY ओवर P नॉट इंटू AH FH Y ओवर S होल पावर माइनस होल पावर 1/2। तो इसके अंदर जो है हमारे पास यील्डिंग स्ट्रेंथ आ जाती हैं, यील्डिंग स्ट्रेस है, एरिया ऑफ स्टील है, टोटल स्टैटिक लोड है, उसके बाद जो है हमारे पास टोटल सेक्शन का ओवरऑल जो है एरिया कितना है, स्पेसिंग बिटवीन द बार्स कितनी है, इन तमाम चीज़ों को हम कंसीडर करके ओवरऑल एक अल्टीमेट टॉर्जनल कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है, दूसरा कर्वेचर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली फिगर के अंदर जो आपको नजर आ रहा है कि सेंट्रॉइड सेक्शन से हमारा जो मेंबर है वो कितना ट्विस्टिंग जनरेट कर रहा है, उसी हिसाब से पर यूनिट लेंथ हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कंसीडर करते हैं। और कर्वेचर बेसिकली जो है ओरिजिनल उसके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से वेरिएशन कितनी आई उसको हम कर्वेचर से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जो कि फाई एंगल है। तो हमारे पास जो मेंबर था उसका ओरिजिनली जो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था, अब जब ट्विस्टिंग जनरेट हुई तो उसके विड्थ या क्रॉस सेक्शन के अंदर जो वेरिएशन आई, उसके एंगल और उसकी जो ओवरऑल दोनों डायरेक्शंस के अंदर जो मूवमेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल एक जो क्रॉस सेक्शन है अगर हम उसकी एक्स डायरेक्शन की बात करें, यानी कि एक ब्रेथ की बात करें, तो ब्रेथ जो है वो कितना मूव हुआ और ओवरऑल डेप्थ कितनी मूव हुई, उसी हिसाब से जो है वो हम एंगल ऑफ कर्वेचर और एंगल ऑफ ट्विस्टिंग डिसाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे मेंबर्स के अंदर कितनी शेयर स्ट्रेसेस हैं, शेयर स्ट्रेसेस जो हैं वो ओवरऑल हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, उसकी फार्मूलाज वगैरह हैं। फिर ट्विस्टिंग एंगल है, जो हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या आ रहा है उसको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, उसकी डिफरेंट इक्वेशंस वगैरह सजेस्टेड हैं। जी बेसिकली इज अ शेयर मॉड्यूलस और ई जो है वो मोड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, जिनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो है टॉर्शनल क्रैकिंग शेयर हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। And for compound rectangular sections we have also different equations suggested। तो ये हमारे पास जनरल एक क्राइटेरियाज और ओवरऑल फार्मूलाज थे जिनकी बेस के ऊपर टॉर्जन को ओवरऑल कंसीडर किया जाता है। अब जो है वो हम मजीद आगे चलते हैं, ACI का डिज़ाइन प्रोसीजर वगैरह फॉलो करते हैं, उसके बाद डिज़ाइन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। So torsional strength in reinforced concrete members। अब torsional strength of plain concrete members हमने डिस्कस किए थे, अब हम reinforced concrete के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ACI का प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि दोनों reinforcement जो आपके स्टीरअप्स हैं और मेन बार्स हैं,
दोनों क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो टॉर्जन के फेल्यूर के अंदर या टॉर्जनल को कंसीडर करते वक्त। उसके बाद जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जिस तरह से हम फ्लेक्सुरल और शेयर को डिज़ाइन करते हैं। तो स्टीरअप मस्ट बी क्लोज बिकॉज द टॉर्जनल स्ट्रेसेस अकर एट ऑल द फेसेस ऑफ द सेक्शन के स्टीरअप जो है वो क्लोज होने चाहिए क्योंकि टॉर्जनल जो फोर्सेज हैं वो पूरे ओवरऑल जो मेंबर को ट्विस्ट करते हैं, इस वजह से हमने उसको कंसीडर करना है। उसके बाद reinforcement required for torsion must be added to that required for shear, bending moment and axial forces। जो axial forces, bending moment, shear के लिए आप reinforcements निकालते हो उनको हमने कंसीडर करना है। उसके साथ साथ आपने टॉर्जन को डिज़ाइन करके उसकी भी reinforcement को कंसीडर करना है। उसके बाद जो नॉमिनल इंटेंसिटी है शुड बी हायर देन द अल्टीमेट टॉर्जनल कैपेसिटी, और जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो यही है बस के ओवरऑल जो नॉमिनल इंटेंसिटी हम टॉर्जन की कंसीडर करते हैं वो अल्टीमेट कैपेसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए एज पर डिज़ाइन क्राइटेरियाज। सो फर्दर वी हैव अ टॉर्जनल ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स। टॉर्जनल ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स के अंदर हम 3 पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं जो कि हमारे कंक्रीट कंप्रेशन डायगोनल स्ट्रेसेस के अंदर या स्पेस टॉर्सनोलॉजी के प्रोसीजर में फॉलो होते हैं, जिनको हम आफ्टर टॉर्जनल क्रैकिंग अकर्स द टॉर्क इज रेजिस्टेड बाय क्लोज्ड स्टीरअप्स, longitudinal bars and concrete compression diagonals referring to the figure below। फिगर को हम बाद में देखते हैं। ओवरऑल जो ACP पैरामीटर है दैट्स बेसिकली इनक्लोज्ड बाय आउटसाइड पेरीमीटर ऑफ द कंक्रीट सेक्शन। जो स्पेस टॉर्सनोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो हमारा सेक्शन है किस तरह से हम हाफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक इनक्लोज सेक्शन को हमने कंसीडर करना है। उसी इनक्लोज सेक्शन का ओवरऑल पेरीमीटर है जिसको हम PCP से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और AOH बेसिकली इज द एरिया इनक्लोज बाय सेंटर लाइन ऑफ द आउटरमोस्ट क्लोज ट्रांसवर्स टॉर्जनल रिइंफोर्समेंट। कि ये 3 पैरामीटर्स जो हैं वो हमने कंसीडर करने होते हैं व्हाइल एनालाइजिंग द ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स इन द कैपेसिटी ऑफ टॉर्जन। उसके बाद जो A नॉट है, A नॉट बेसिकली इज द ग्रॉस एरिया इनक्लोज्ड बाय shear flow path and may be taken equals to 0.85 of AOH, जो कि AOH बेसिकली A नॉट हम डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम एनालिसिस, और जो shear path फॉलो हो रहा है उसी हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। PH basically is the perimeter of outermost closed transverse torsional reinforcement and phi is the angle of कंप्रेशन डायगोनल्स, जो डायगोनल एंगल है जहाँ पे क्रैक्स मूव करते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर, जो कि 30 से 50 डिग्री या 60 डिग्री के दरमियान जो है वो वेरी हो रही होती है, और हम नॉर्मली जो है रिइंफोर्स कंक्रीट के अंदर 45 डिग्रीज कंसीडर करते हैं। तो ये तमाम पैरामीटर्स हैं, इन तमाम पैरामीटर्स को हमने कंसीडर करना होता है, और हम किस तरह से इनको यूटिलाइज करेंगे वो आपका डिज़ाइन एग्जाम्पल जब हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब लेट्स सपोज ये आपका जो फिगर आपको टॉप पे नज़र आ रही है, यहाँ पे एक आउटर डायमेंशंस हैं x नॉट और y नॉट, और इनर डायमेंशंस हैं जो कि स्टील जो आपका स्टीरअप है, स्टीरअप दोनों डायरेक्शंस के अंदर आप कंसीडर करोगे तो एज ऑफ स्टीरअप टू एज ऑफ अदर स्टीरअप जो है वो x1 है, दूसरी एज ऑफ स्टीरअप टू एज ऑफ अदर स्टीरअप जो है इसको y1 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो ACP एरिया ऑफ क्लोज जो डिस्टेंस है बेसिकली वो आपका ओवरऑल एरिया माना जाएगा, जिसको हम x नॉट और y नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ACH बेसिकली इज द कॉर्ड एरिया जिसको हम x1 और y1 से मल्टीप्लाई करके कंसीडर करेंगे। और जो श्रेडेड एरिया है सेंटर टू द स्टीरअप्स तक, उसको हम किस तरह से कंसीडर करना है। इसी तरह से आपके पास जो मेंबर्स हैं T सेक्शंस और I सेक्शंस, उनके अंदर किस तरह से हम फार्मूलाज को यूटिलाइज करेंगे वो आपको डायमेंशंस वगैरह यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो आपको शेडेड पोर्शंस है उन शेडेड पोर्शंस के हिसाब से आपने डायमेंशंस को कंसीडर करना होता है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्रैकिंग टॉर्जनल मूवमेंट। टॉर्जनल मूवमेंट क्रैकिंग जो है हमने किस तरह से कंसीडर करनी है। मूवमेंट cracking movement under pure tension TCR may be derived by replacing the actual section prior to cracking with an equivalent thin wall tube, जिसको हम thin wall के हिसाब से कंसीडर करेंगे, जो कि 0.75 ऑफ ACP over PCP यानी एरिया ऑफ ओवरऑल क्लोज सेक्शन जो है उसका एरिया ओवरऑल उसके पेरीमीटर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है जनरली जो टॉर्क फोर्स है वो हम 2 into A नॉट इंटू लेमडा या रो इंटू टी, जो कि बेसिकली जो है रो है वो टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस है, और जिसको हम 4 टाइम्स लेमडा अंडर रूट एफ सी डैश से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्रैकिंग टॉर्जनल मूवमेंट है उसका फार्मूला 4 टाइम्स लेमडा अंडर रूट एफ सी डैश इंटू ACP स्क्वायर ओवर PCP एरिया ऑफ क्लोज सेक्शन ओवर पेरीमीटर शुड बी इक्वल्स टू द नॉमिनल टॉर्जनल कैपेसिटी, और अल्टीमेट टॉर्जन जो है वो फाई इंटू क्रैकिंग टॉर्जन जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओवरऑल इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ हमारे पास अलोएबल टॉर्जन की ओवरऑल एक्सप्रेशंस वगैरह सजेस्टेड हैं कि हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। जो अल्टीमेट फैक्टर टॉर्जन है शुड बी लेस देन द नॉमिनल टॉर्जन, और जिसको हम अलोएबल टॉर्जन से भी रिप्रेजेंट करा रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।